हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू कर रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज अमलगमेशन, एब्जॉर्प्शन और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। सबसे पहला ये समझना जरूरी है कि एब्जॉर्प्शन, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन और अमलगमेशन तीनों में फर्क क्या है। तो फर्क के लिए सबसे पहला इनका मीनिंग लिखना पड़ेगा। तो चलो शुरू करते हैं मीनिंग्स के साथ। सबसे पहले अमलगमेशन। व्हाट इज अमलगमेशन? अमलगमेशन में दो एग्जिस्टिंग कंपनी जब अपना पुराना बिजनेस क्लोज डाउन करके, बंद करके एक नया बिजनेस ओपन करते हैं, एक नया वेंचर शुरू करते हैं, एक नए नाम से बिजनेस को चालू करते हैं, तो उसे हम कहते हैं अमलगमेशन। क्या कहते हैं? अमलगमेशन। फॉर एग्जाम्पल, दो कंपनी एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड, जैसा कि आप बोर्ड पे देखते हैं, एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड। एक्स ये रही एक्स लिमिटेड और ये रही वाई लिमिटेड। जब दो कंपनियां एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड अपना एग्जिस्टिंग बिजनेस, एग्जिस्टिंग इंटाइटलशिप क्लोज डाउन करके, बिजनेस को बंद करके एक नए फर्म को शुरू करेंगे, एक नया ऑर्गेनाइजेशन शुरू करेंगे, नए नाम के साथ, कॉल्ड एज एक्स वाई लिमिटेड, तो उसे हम कहेंगे अमलगमेशन। क्या कहेंगे? अमलगमेशन। तो अमलगमेशन में दो बिजनेसेस अपना पुराना है एग्जिस्टिंग खत्म करके, क्लोज करके एक न्यू बिजनेस शुरू करेंगे ना। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सर अमलगमेशन और मर्जर में कुछ फर्क है? बहुत फर्क है। अमलगमेशन में और हमारे मर्जर में दो अलग अलग फर्क है। बेसिकली मीनिंग से समझते हैं। इन नॉर्मल जब आप कभी ये कहते हो कि हम दो बिजनेस का मर्जर कर रहे हैं, इसका मतलब वो दोनों बिजनेसेस अपने एग्जिस्टेंट बिजनेस को खत्म नहीं करने वाले, वो अपने इंटाइटलशिप को खत्म नहीं करने वाले, वो सिर्फ आज एक साथ आ रहे हैं साथ में बिजनेस कंप्लीट करने के लिए, ताकि उनके जो अपने कॉमन गोल्स हैं उन्हें वो अचीव कर सकें। क्योंकि मर्जर में उन्होंने अपने बैक डोर क्लोज नहीं किए हैं, इसीलिए उनको अपने बैक डोर को वापस यूज करने का मौका होता है। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, इफ बोथ बिजनेस ऐसा उन्हें लगता है कि हमें सेपरेट हो जाना चाहिए, तो मर्जर वाले बिजनेस का डीमर्जर हो सकता है। मर्जर में क्या हो सकता है? डीमर्जर। लेकिन अमलगमेशन में ये कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता, क्योंकि दोनों बिजनेसेस ने अपने एग्जिस्टेंस को खत्म कर दिया। अब उनके पास पीछे जाने का कोई रास्ता नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग कि आपके पास अमलगमेशन में बंद होने वाली दो कंपनियां हैं, जबकि शुरू होने वाली एक नई कंपनी है। क्योंकि अकाउंटेंसी ये नहीं देखता कि इनका इमोशन क्या है बिजनेस के पीछे। अकाउंटेंसी बस ये देखता है कि दो सेलर हैं और एक बायर है। अकाउंटेंसी में हम सब जानते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ही रिकॉर्ड होते हैं, और सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड करने की एंट्रीज होती है। अकाउंटेंसी की आप इसे लिमिटेशन कहें या इसके एडवांटेज कहें, इनमें इमोशंस को रिकॉर्ड नहीं करते। कम टू द नेक्स्ट, एब्जॉर्प्शन। वर्ड से समझ में आता है एब्जॉर्ब करना। जब कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस किसी दूसरे एग्जिस्टिंग बिजनेस को टेक ओवर करता है, उसका बिजनेस खरीद लेता है, उसे हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन, टेकन ओवर। जहां पे एक पुराना बिजनेस ऑलरेडी किसी एग्जिस्टिंग बिजनेस को जो पहले से चल रहा है उसे टेक ओवर कर लेता है, उसे हम क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन। एग्जाम्पल के तौर पर
वोडाफोन भी पहले से ही चल रही थी और हज भी पहले से चल रही थी, लेकिन एक टाइम आने के बाद वोडाफोन ने हज को टेक ओवर कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। जैसे कहते हैं ना क्या, समंदर में बड़ी बड़ी मछलियां छोटी मछली को खा जाती है, कॉर्पोरेट में बड़े बिजनेसेस छोटे बिजनेसेस को भी ऐसे ही एब्जॉर्ब कर लेते हैं। आप आए दिन खबरें सुनते होंगे कि टाटा लिमिटेड ने छोटे किसी और स्टील प्लांट को टेक ओवर कर लिया। तो ये वही एब्जॉर्प्शन में हम कहते हैं व्हेन एन एग्जिस्टिंग कंपनी गेट्स लिक्विडेटेड, एक एग्जिस्टिंग कंपनी बंद होगी एंड इट इज टेकन ओवर बाय अनदर एग्जिस्टिंग कंपनी कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन। एक कंपनी पुरानी बंद होगी और उसकी जगह पर एक नई कंपनी शुरू होगी। कैसे? पुरानी वाली को खरीद ली, दोनों ही कंपनियां पुरानी होगी, एक पुरानी कंपनी ने दूसरी पुरानी कंपनी को खरीद लिया, बड़े बिजनेस ने छोटे बिजनेस को टेक ओवर कर लिया। यहां पे सेंस क्या होगा? यहां पे सेंस ये है कि एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड एग्जांपल में दी हुई दोनों कंपनियां पहले से ही हैं, बस हुआ ये है कि एक्स लिमिटेड इज टेकन ओवर बाय अनदर एग्जिस्टिंग कंपनी वाई लिमिटेड। एक्स लिमिटेड को वाई लिमिटेड ने खरीद लिया, एक्स लिमिटेड को वाई लिमिटेड ने क्या कर लिया? एब्सॉर्ब कर लिया, टेक ओवर कर लिया। तो यहां पर एक सेलर और एक बायर है, वाई लिमिटेड बायर है, एक्स लिमिटेड सेलर है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एब्सॉर्प्शन में भी वही बिजनेस चल रहा है, एक बिजनेस बंद हो रहा है, एक बिजनेस चलेगा, एक खरीदार एक सेलर। हम अल्केमेशन में हमने वही देखा, एक बायर, दो सेलर और एक बायर। तीसरा एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, तीसरा एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। पहले तो ये समझिए एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन क्या है। नाम से पता चलता है एक्सटर्नल बोला तो बाहरी तौर पर, रिकंस्ट्रक्शन करने का मतलब चेंजेस करना। जब कोई बिजनेस, एग्जिस्टिंग बिजनेस अपने सिर्फ बाहर के स्ट्रक्चर को, अपना नाम हुलिया बदलकर उन्हीं सेम एसेट सेम लायबिलिटी के साथ एक नए नाम से एंट्री करता है, तो उसे हम कहते हैं एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी एक ऐसे व्यक्ति का उम्मीद करिए कि जो बहुत बदनाम है, उस जहां वो रहता है वहां पे लोग उसे बहुत गलत नजरों से देखते हैं, बुरी नजरों से देखते हैं, उनके लिए वो बहुत ही बेकार है, उसके साथ कोई डील नहीं करना चाहता, कोई बात नहीं करना चाहता, कोई रह नहीं चाहता, उसका नाम खराब है। वो अपनी जगहों पे, वहां पे जहां पे भी वो है, वहां पे लोग उसके साथ व्यवहार नहीं करना चाहते क्योंकि उसका नाम मार्केट में अच्छा नहीं है। तो उसके पास क्या ऑप्शन है? उसके पास ऑप्शन ये है कि वो एक काम करे, वो अपनी जगह बदले, रहेगा वो वही व्यक्ति, पर वो क्या कर सकता है? वो अपना हुलिया बदल देता है, अपने रहने का ढंग बदल देता है। आदमी वही है, बस बाहरी तौर पर वो बदल कर किसी दूसरी जगह रहता है। पुराने समय में कहते थे ना, तड़ी पार कर दिया, तो तड़ी पार कर दिया क्या होगा? व्यक्ति का नाम किसी एरिया में बुरा होता था, वो उस एरिया को छोड़ के किसी दूसरे एरिया में जाके रहता था, किसी अलग नाम से, किसी अलग लुक के साथ। कंपनियों के लिए भी यही, देखिए अच्छा नाम है आपका, आप मार्केट में बहुत अच्छे हो, आपने अच्छे काम किए हैं, मार्केट में गुडविल है आपका, लोग आपको पूछते हैं, तब तो मार्केट में सर्वाइवल आपके लिए बहुत ईजी है। लेकिन अगर आप मार्केट में आपका नाम खराब है तो लोग आपसे व्यवहार नहीं करेंगे और इस सिचुएशन में कभी भी बिजनेस सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन कब किया जाता है? जब आपका मार्केट में अच्छा गुडविल ना हो, तो लोग, बिजनेस क्या करता है? खुद को रिकंस्ट्रक्ट करता है बाहरी तौर पर। एसेट्स वही है, लायबिलिटीज वही है, बिजनेस वही है, बस बाहरी तौर पर अपने आप को क्या करता है? रिकंस्ट्रक्शन करता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। मीनिंग भी यही कहती है, when one existing company goes into the liquidation and a new company, इस वर्ड पे ध्यान दो, a new company is formed to
take over the business of that existing company is called as external reconstruction. यहां पर एक कंपनी बंद होगी और एक कंपनी शुरू होगी, एक पुरानी कंपनी बंद होगी और एक नई कंपनी शुरू होगी, उसी के एसेट्स और लायबिलिटी के साथ। ये तो हम सब जानते हैं कि बिजनेस वही है, एक ने अपना बिजनेस बंद करके उसी बिजनेस के साथ नए नाम से दूसरा बिजनेस ओपन किया। प्रैक्टिकल एग्जांपल में 2004 की घटना, आप सबने यूटीआई यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया का नाम सुना। यूटीआई बैंक एक गवर्नमेंट अंडरटेकिंग बैंक थी जिसने शुरुआत में बहुत लॉसेस खाए और उसकी हालत बहुत खराब थी। तो उस नाम के साथ, उस आइडेंटिफिकेशन के साथ शायद ही कोई बैंकिंग में उसके साथ और डीलिंग करता। इसीलिए उसके लिए जब रिकंस्ट्रक्शन की प्लानिंग की गई तो उसको एक्सटर्नली रिकंस्ट्रक्ट किया गया और एक नए नाम से उसे जानते हैं। आज यूटीआई बैंक प्रॉफिटेबल है और आज बहुत अच्छा कमाती है। आज हम उसे एक्सिस लिमिटेड के नाम से जानते हैं। बैंक वही है, एसेट्स लायबिलिटीज भी वही है, उसी के एसेट लायबिलिटी से बना है। तो यूटीआई को बंद करके उसी के एसेट लायबिलिटी से एक नया बिजनेस फॉर्म किया गया, दैट इज एक्सिस लिमिटेड। और अभी आज एक्सिस बैंक को आप देखो, भारत की सेकंड सबसे ज्यादा बड़ी बैंक है प्राइवेट सेक्टर की। फर्क क्या है? नाम। बिजनेस में आपका इमेज बहुत जरूरी है। तो अब हमारे सामने तीन सिचुएशन है। आप देखेंगे पहला सिचुएशन है अमलगमेशन, जहां पे दो पुरानी कंपनियां बंद होंगी, एक नई कंपनी चालू होगी, दो सेलर एक बायर। दूसरी है एब्जॉर्प्शन, एक बिजनेस को दूसरा बिजनेस टेक ओवर कर देगा। एक पुरानी कंपनी को एक दूसरी पुरानी कंपनी क्या करेगी? टेक ओवर कर देगी। और तीसरा एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, जहां पर एक पुरानी कंपनी बंद होगी और एक नई कंपनी शुरू होगी। तीनों चैप्टर एक साथ क्यों है? क्योंकि तीनों में कॉमन सी बात है, एक साइड बिजनेस बंद होगा और एक साइड बिजनेस शुरू होगा। तो यहां पर दो बंद होंगे, एक चालू होगा, यहां पर एक बंद होगा, एक पहले से चल रहा है सिर्फ एड ऑन होगा, यहां पर एक बंद होगा और एक चालू होगा। तो यहां पर क्योंकि ट्रांजैक्शन एक जैसे हैं, बंद करना और शुरू करना, सेलर बायर, तो इनकी एंट्रियाज मोस्ट ऑफ द टाइम्स कॉमन है। इसीलिए इस चैप्टर को एक साथ हम सिखाते हैं, दैट इज अमलगमेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। आई होप आप लोग को मीनिंग में कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट, नाउ लीगल। अब इससे जो जुड़े लीगल मीनिंग्स है, कहते हैं अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 1956, जो कि अब नहीं है, अब आप कंपनीज एक्ट 2013 देख रहे हो, कहते हैं अमलगमेशन इंक्लूड्स अमलगमेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। Moreover, the accounting treatment follows as also same for all the cases. जैसा कि मैंने बात की, लीगली आप देखोगे तो तीनों का सिचुएशन क्या है? एक जैसा है, बिजनेस बंद होगा और उसके अगेंस्ट में दूसरा एक नया बिजनेस उसे खरीदेगा। सेलर और बायर दो साइड यहाँ पर कॉमन है, तो यहाँ पर उनकी एंट्री भी क्या होगी? सेम। चलिए, सबसे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, क्या बिजनेस कोई फुकट में करता है? आप अगर मेरा बिजनेस ले जाएंगे तो मैं आपको ऐसे ही ले जाने दूंगा? नहीं। अकाउंटेंसी में ये बात मानी जाती है कि हर बिजनेस को, हर चीज का एक वैल्यू होता है और किसी भी चीज को एक्सचेंज करने पे उसकी वैल्यू को एक्सचेंज किया जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है परचेज कंसिडरेशन। द वर्ड परचेज का मतलब है खरीदने के लिए, कंसिडरेशन मतलब जो हम भरने वाले हैं। परचेज कंसिडरेशन शॉर्टकट में इसे कहते हैं पीसी। पीसी क्या है? बहुत सीधी सी बात, एक बाइंग कंपनी ने सेलिंग कंपनी के ओनर्स को, बाइंग कंपनी ने सेलिंग कंपनी के ओनर्स को जो कुछ भी एज अ कंसिडरेशन, एज अ वैल्यू दिया, फॉर व्हाट?
फॉर बाइंग देयर बिजनेस, उनका बिजनेस खरीदने की एवज में, इन अगेंस्ट ऑफ देयर बिजनेस, भाई मैं आपसे बिजनेस ले रहा हूं तो मैं आपको उसके बदले क्या करूंगा, पे करूंगा। तो बिजनेस खरीदने के अगेंस्ट में जो हम पे करते हैं सेलिंग कंपनी के ओनर्स को, ओनर बोले तो शेयर होल्डर्स, जब मैं कहता हूं स्पेसिफिकली ओनर्स तो शेयर होल्डर्स की बात कर रहा हूं। कॉर्पोरेट में शेयर होल्डर ही कंपनी के रियल ओनर होते हैं। तो जो कंपनी, बाइंग कंपनी के ओनर्स ने सेलिंग कंपनी के ओनर्स को पे किया या वादा किया पे करने का, किसके लिए, इन अगेंस्ट ऑफ परचेस ऑफ देयर बिजनेस, इज कॉल्ड एज परचेस कंसिडरेशन। परचेस कंसिडरेशन वो वैल्यू है जो बाइंग कंपनी सेलिंग कंपनी के ओनर्स को देगा इन अगेंस्ट टू देयर परचेस ऑफ बिजनेस, इज कॉल्ड एज परचेस कंसिडरेशन। सर परचेस कंसिडरेशन फॉर एग्जांपल, अगर मैं मार्केट में जाता हूं, आप सिंपल सी चीज है, आप मार्केट में जाते हैं 10 रुपए का सामान खरीदते तो 10 रुपए का सामान उठाते हैं, जेब में डालते हो, निकल जाते हैं? नहीं, आप उसको 10 रुपया देते हैं, 10 रुपए का सामान लेते हैं। हाँ या नहीं? किसी भी डील को पूरा होने के लिए दोनों साइड एक्सचेंज होना बहुत जरूरी है। आप ले रहे हो कुछ तो आपको उसके अगेंस्ट में कुछ देना भी पड़ेगा। तो जब हम बिजनेस में किसी का बिजनेस खरीद रहे हैं तो उसकी वैल्यू हम उसे पे करेंगे, दैट वैल्यू इज कॉल्ड एज परचेस कंसिडरेशन। नाउ परचेस कंसिडरेशन की सबसे इंपॉर्टेंट बात, चलिए सर तय हो गया कि हम सामने वाले का बिजनेस खरीदेंगे, उसकी कीमत तय हो गई 20 लाख रुपए, तो ये 20 लाख रुपए कहां से दिया जाएगा? ये पूरा 20 लाख रुपए कैश में नहीं दिया जाएगा, इसके अपने अलग अलग मोड्स हो सकते हैं। खरीदने वाली कंपनी हो सकता है सेलिंग कंपनी को कैश दे दे, हो सकता है अपने इक्विटी शेयर्स दे दे, और ये भी हो सकता है कि वो अपने डिवेंचर्स या प्रेफरेंस शेयर्स दे दे। पीसी का सेटलमेंट, पीसी का डिस्चार्ज डिपेंड करता है उनके म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर कि वो उसके अगेंस्ट में क्या देंगे। हाँ, पर उतनी वैल्यू उन्हें पे कर देंगे, चाहे वो कैश में दे, चाहे वो शेयर्स में दे, चाहे वो किसी और काइंड में दे, पर देंगे वो पूरा वो अमाउंट जो उनका डिसाइड हो। तो परचेस कंसिडरेशन क्या है? परचेस कंसिडरेशन इज द वैल्यू पेड बाय बाइंग कंपनी टू द ओनर्स ऑफ द सेलिंग कंपनी, दैट इज शेयर होल्डर ऑफ द सेलिंग कंपनी, फॉर देयर बिजनेस परचेस, क्योंकि आप उनका बिजनेस खरीदे हो इसलिए उन्हें दे रहे हो, इज कॉल्ड एज परचेस कंसिडरेशन। और परचेस कंसिडरेशन का वैल्यूएशन आपके टॉपिक का पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपको हर चैप्टर में, मतलब हर क्वेश्चन में आपको ये पहला सॉल्व करना ही पड़ेगा कि हम जो अमलगमेशन करने वाले हैं, एब्जॉर्प्शन करने वाले, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन करने वाले, उसकी कीमत क्या है। चलिए देखते हैं उसकी क्या कीमत है। नेक्स्ट, कैलकुलेशन, पीसी कैलकुलेट करने की मेथड्स, परचेस कंसिडरेशन को कैलकुलेट करने के 3 मेथड। फर्स्ट लमसम मेथड। फर्स्ट क्या है? लमसम मेथड, जहां पे आपको कुछ काम नहीं करना है, क्वेश्चन में साफ साफ दिया रहेगा कि इस बिजनेस को खरीदने का कितना कीमत तय हुआ है, लमसम अमाउंट में, एक साथ कैश में। दूसरा नेट पेमेंट मेथड, जहां पे आपको क्वेश्चन में ये नहीं दिया रहेगा कि कितना पीसी तय हुआ, कितना परचेस कंसिडरेशन देना है, वहां पे आपको दिया होगा कि हम उन सामने वाली कंपनी को अपने कंपनी का कुछ इतना शेयर दे रहे हैं, इतना कैश दे रहे हैं और इतना डिवेंचर दे रहे हैं। ऐसा करके आपको मोड ऑफ पेमेंट, कि हम पेमेंट किस मोड में करने वाले हैं, कैश में कितना करने वाले हैं, शेयर्स को कितना शेयर देने वाले हैं, अपने शेयर के बदले उनके शेयर को कितना देंगे, इक्विटी में देंगे कि प्रेफरेंस में देंगे, ऐसे मोड जब डिक्लेयर करके दिए होंगे तो उसे हम कहते हैं नेट पेमेंट मेथड। क्या कहते हैं? नेट पेमेंट मेथड। तीसरा रियलिस्टिक मेथड है, सबसे रियलिस्टिक मेथड है, इसे इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड भी कहते हैं, नेट एसेट मेथड। क्या कहते हैं? नेट एसेट मेथड। व्हाट इज नेट एसेट मेथड?
अब इसे ध्यान से समझो। नेट एसेट मेथड में क्यों कह रहा हूं रियलिस्टिक है, इसके पीछे मेरे तर्क है। आप मार्केट में जाते हो, कोई 10 रुपए का सामान आपने लिया, तो सामने वाले को कितना देते हो? 50 रुपए। 10 का सामान लिया और 50 देके चले आए? नहीं, 10 का सामान लिया है तो 10 रुपया ही दूंगा। यस और नो? जब हम कीमत इस हिसाब से कैलकुलेट करते हैं कि मैंने कितने का सामान लिया है, सामने से जो मैं टेक ओवर कर रहा हूं, जो मैं बिजनेस ले रहा हूं, अमलगमेट होकर मेरे पास जो आ रहा है, जो मेरे सामने जो बिजनेस खरीद रहा हूं, वो कितनी कीमत का है? जितनी कीमत का बिजनेस है उतना ही मैं बिजनेस को दूंगा। When payment, that is purchase consideration, value consideration for a purchase of business is calculated on the basis of asset taken over and liabilities taken over, कि मेरे पास सामने वाले बिजनेस से कितने एसेट आ रहे हैं और कितने से सामने वाले बिजनेस की लायबिलिटी मेरे पास आ रही है। मैं जब उनके कंपैरिजन पे मैं काउंट करूंगा कि पेमेंट मेरे को कितना देना चाहिए, उस मेथड को कहते हैं नेट एसेट मेथड। नेट एसेट मेथड में सिंपल है। हम जब किसी बिजनेस को, जब मैं कहता हूं, मेरा सेंस जब ये कहता है कि मैं बात कर रहा हूं, हमने सामने वाले का बिजनेस खरीदा, वी हैव टेकन ओवर, एब्सॉर्प्शन की एग्जांपल के तौर पर मैंने सामने किसी का बिजनेस खरीद लिया, तो बिजनेस खरीदने का मतलब ये है कि मैंने उसके एसेट और लायबिलिटीज ले ली। हो सकती है पार्शियली, हो सकती है फुल्ली, वो एक अलग बात है। तो मैंने किसी का बिजनेस खरीदा, ऑफ कोर्स उस बिजनेस के दो ही हिस्से होते हैं। बिजनेस का मतलब जब हम बात करते हैं तो बैलेंस शीट से बात करते हैं, और बैलेंस शीट में दो ही साइड होते हैं, एसेट्स और लायबिलिटीज। तो हमारे पास उस बिजनेस से क्या मिलेगा? हमें या तो उसके एसेट्स मिलेंगे या तो उसके लायबिलिटीज मिलेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसेट्स? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अभी आप टीवाई में पढ़ रहे हैं, बहुत से बच्चों को पूछो एसेट्स का मतलब, समझ ही नहीं पाते। बहुत सिंपल है, all things from which you have to receive some money, which is receivable in nature, जहां से आपको कुछ ना कुछ आएगा, जिनसे आपको लेना है, मिलना है, आने वाला, that is what assets। तो मुझे सामने वाले बिजनेस से वो चीजें मिलेंगी जिनसे मुझे पैसा आएगा, अर्निंग्स आएगा, जिनसे मुझे आने वाले फ्यूचर में इनकम आएगा, जो रिसीवेबल नेचर के। तो जो पैसा मुझे सामने वाले बिजनेस से, ऐसे एसेट्स जिनसे मुझे मिलने वाले, वो अमाउंट में रिसीव होंगे। तो साइमल्टेनियसली उसके साथ साथ उसकी लायबिलिटी भी आएगी। लायबिलिटी का मतलब होता है पेबल, जो मुझे भरना पड़ेगा। तो अगर मैंने किसी के बिजनेस से 100 रुपए का एसेट मेरे पास आ रहा है, मतलब किसी का बिजनेस खरीदने पे वहां से 100 रुपए मुझे मिलने की उम्मीद आ रही है, और एट द सेम टाइम उसकी 50 रुपए की लायबिलिटी मुझे भरनी पड़ेगी। तो अगर मेरे पास 100 के एसेट और 50 की लायबिलिटी आ रही है, तो मेरे पास नेट एसेट कितना आ रहा है? 50 रुपया। 100 रुपए आएगा एग्जाम्पल के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर एसेट 100 रुपए के है और लायबिलिटी 50 की है, तो मैं 100 रुपया मुझे मिलेगा और 50 रुपया मुझे देना पड़ेगा। तो 100 में से अगर मैं 50 माइनस कर दूं तो भी तो मुझे 50 रुपया एक्स्ट्रा मिला ना। यही वो बिजनेस की वैल्यू है जो मुझे एग्जैक्टली रिसीव हुई, और मैं पेमेंट भी यही करूंगा। मैं पेमेंट भी यही करूंगा। मैं वही पेमेंट करूंगा जो मुझे नेट उस बिजनेस से मिलने वाला। तो जब मैंने सामान ही भाई 100 का मिलने वाला, 50 का देने वाला, 100 में से 50 माइनस करके 50 रुपए ही तो मुझे एग्जैक्टली मिलने वाला है। तो जो मुझे मिलने वाला है मैं पेमेंट भी उतना ही करूंगा। दैट इज व्हाट परचेज कंसिडरेशन। नेट एसेट मेथड में हम थोड़ा रियलिस्टिक होकर इसे कैलकुलेट करते हैं। बात समझ में आया? तो ये 3 मेथड है जिससे हम परचेज कंसिडरेशन क्या करते हैं? कैलकुलेट करते हैं। बात समझ में आई सबको? आगे बढ़े? चलो गुड। अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करते हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ध्यान से, अकाउंटेंसी के हिसाब से जब आप बिजनेस को अमलगमेट कर रहे हो, एब्जॉर्प्शन में ले जा रहे हो या एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन करवाने जा रहे हो, तो 2 पार्टियां होंगी। एक होगा जो अपना बुक क्लोज करेगा, एक वो होगा जो अपना बुक क्लोज करेगा।
और एक वो होगा जो अपना बुक ओपन करेगा। क्लोज कौन करेगा? जो अपना बिजनेस बेच रहा है। और ओपन कौन करेगा? जो उस बिजनेस को खरीद रहा है। बायर का बुक ओपन किया जाएगा, जबकि सेलर का बुक क्लोज किया जाएगा। जब मैं कहता हूं बुक्स, बुक्स का मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दैट इज बैलेंस शीट। एक अपना बैलेंस शीट बंद करेगा और एक का नया बैलेंस शीट खुलेगा। वो थोड़ा सा अलग अलग हो सकता है, अमलगमेशन में नया होगा, एब्जॉर्प्शन में ऐड ऑन होगा। तो ठीक है, अकाउंटिंग के व्यू से दो चीजें करनी है, एक पुरानी बुक क्लोज करनी है सेलिंग बिजनेस की, और ओपन करनी है नई किताब या नए स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनानी है। किसके लिए? बुक के लिए, बाइंग कंपनी के लिए। तो एक कंपनी अपना बुक बंद करेगी और एक कंपनी अपना बुक ओपन करेगी। शुरुआत दोनों में हम जब शुरुआत करेंगे, सबसे पहला काम है क्लोजिंग द सेलिंग बुक्स, क्लोजिंग दी बुक्स ऑफ सेलिंग कंपनी। सेलिंग कंपनी का बुक क्लोज करने के लिए कुछ जर्नल एंट्रीज पास करनी पड़ेंगी, और वो जर्नल एंट्री पास करने के लिए हमें प्रॉपरली कुछ लेजर अकाउंट, सेपरेट न्यू लेजर अकाउंट ओपन करने पड़ेंगे। लेजर अकाउंट्स का मतलब ये है जिनके सहारे मैं उसका बुक क्लोज करूंगा। ध्यान से सुनो, जब मैं कहता हूं अकाउंट्स में बुक, या हम कोई भी इस बात को कहते हैं कि बुक्स क्लोज कर दे, बुक का मतलब होता है परमानेंट रिकॉर्ड। बुक का मतलब होता है परमानेंट रिकॉर्ड। किसी भी कंपनी का उसका परमानेंट रिकॉर्ड उसका बैलेंस शीट होता है, तो हमें उसका बैलेंस शीट क्लोज करना है। अब बैलेंस शीट में तो बहुत सी चीजें, कैपिटल, रिजर्व, सरप्लस, फिर डिबेंचर्स, लोन, क्रेडिटर्स, बोरोइंग्स, करंट लायबिलिटीज, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे एसेट्स हैं, फिक्टिशियस एसेट्स हैं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं, लॉसेस हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं एक ही जगह पर। बैलेंसिंग फिगर्स, जो बैलेंसेस हैं, इन्हें क्लोज करना है, तो इनके लिए कुछ अकाउंट्स लगेंगे जिनके थ्रू हम इन्हें यहां से निकाल सकते हैं। जब ये निकलेंगे, जब ये बैलेंस शीट खाली होगा, तभी तो ये क्लोज होगा। तो बुक क्लोज करने के लिए हम कुछ अकाउंट्स बनाने वाले हैं। सबसे पहला अकाउंट है रियलाइजेशन। सबसे पहला अकाउंट क्या है? रियलाइजेशन। व्हाट इज द रियलाइजेशन अकाउंट? एक नॉमिनल अकाउंट है। आपने 12वीं में रेजोल्यूशन पढ़ा था पार्टनरशिप फॉर्म का। बिजनेस को बंद करने के लिए इस अकाउंट को ओपन करते थे। आप एसवाई में थे, आपने देखा अमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स, वहां पे भी आप इस अकाउंट को शुरुआत में ओपन करते थे। क्यों? फर्म्स को बंद करने के लिए। रियलाइजेशन शब्द से ही पता चलता है, रियलाइज करने के लिए, जहां पे हम अपने एसेट्स और लायबिलिटीज, एक्सटर्नल लायबिलिटीज को रियलाइज करेंगे और पता करेंगे कि भाई बिजनेस बंद करने पे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। जैसे आप रेगुलर बिजनेस को ऑपरेट करते हो और साल के एंड में P&L बनाते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ताकि ये पता चले कि साल भर बिजनेस करके प्रॉफिट हुआ या लॉस। वैसे ही क्लोजिंग बुक्स में जब हम किसी बिजनेस का बुक क्लोज कर रहे हैं, परमानेंटली क्लोज कर रहे हैं, तो हम उसके लिए कौन सा अकाउंट बनाते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट, ताकि ये फाइंड आउट हो कि बिजनेस को क्लोज करने पे, साल को नहीं, बिजनेस को क्लोज करने पे हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो हम बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट। दूसरा इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। भाई ओनर्स हैं, इक्विटी और प्रेफरेंस कंपनी के ओनर्स हैं, उनके लिए अकाउंट बनेगा। क्यों सर? अरे भाई बैलेंस शीट में उनकी कैपिटल पड़े हैं, रिजर्व्स हैं, सरप्लस हैं, लॉसेस हैं, तो जिसे रिलेट करेंगे उसे जाएंगे। इक्विटी का कैपिटल इक्विटी के लिए जाएगा, प्रेफरेंस का कैपिटल प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास जाएगा। इक्विटी शेयर होल्डर रियल ओनर है, वो अपन बाद में आगे बात करेंगे कि भाई उनका हक है और भी चीजों पर, वो भी उन्हें बिलोंग करेगी। वैसे हम एक और अकाउंट बनाएंगे, बाइंग कंपनी। क्यों बनाएंगे बाइंग कंपनी अकाउंट? अरे भाई सामने वाली बिजनेस जो हमें खरीद रही है, जिसे हम अपना बिजनेस बेच रहे हैं, उससे हमारे ट्रांजैक्शन तो बनेंगे ना। हम बिजनेस बंद कर रहे क्यों? ताकि हम अपना बिजनेस उन्हें देकर उनसे क्या लें? परचेज कंसिडरेशन। थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, हम अपना बिजनेस किसी वैल्यू के लिए बेच रहे हैं, तो वैल्यू तो सामने वाले से लेना पड़ेगा। तो क्योंकि हमारा ट्रांजैक्शन उससे भी है, उससे हमें लेना है, मांगेंगे तभी तो पैसा देगा, तो एंट्रियों में तो वो आएगा ही, उसके नाम का भी अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। देन वो हमें परचेज कंसिडरेशन, जैसा कि मैंने पहले बात किया, या तो वो हमें इक्विटी में अपना इक्विटी शेयर देगा, या अपना प्रेफरेंस शेयर देगा, या फिर कैश बैंक में हमारा सेटलमेंट करेगा।
तो जब हम अपना बुक क्लोज कर लेंगे, हम उससे परचेस कंसिडरेशन मांगेंगे, तो वो हमें परचेस कंसिडरेशन कैसे देगा? या तो अपने कंपनी का इक्विटी शेयर देकर, या तो प्रेफरेंस शेयर देकर, या फिर कैश और बैंक देकर। तो ये चीजें भी हमें आगे मिलने वाली होंगी, तो वो हम उसके हिसाब से प्रिपेयर करेंगे, उसके हिसाब से प्रिपेयर करेंगे। एक इंपॉर्टेंट चीज, ये प्रेफरेंस शेयर्स के लिए मैं लिख रहा हूं इफ एनी। क्या लिख रहा हूं? इफ एनी। क्यों सर इफ एनी क्यों? हर कंपनी में प्रेफरेंस शेयर हो ऐसी कोई जरूरी बात नहीं है। नहीं होगा तो आप नहीं बनाओगे, ना प्रेफरेंस शेयर यहां बनाओगे, ना प्रेफरेंस शेयर सामने बनाओगे। भाई हो सकता है आपकी कंपनी में प्रेफरेंस शेयर हो, पर सामने वाले ने आपको प्रेफरेंस शेयर दिया ही नहीं, तो डिपेंड करता है सामने वाला क्या देगा। इक्विटी देगा, हो सकता है, कैश देगा, हो सकता है। मैक्सिमम 99% टाइम तो इसी में सेटलमेंट होता है। 1% चांसेस होता है कि प्रेफरेंस भी हो। एक आपके क्वेश्चन में प्रेफरेंस है तो आपको प्रेफरेंस बनाना पड़ेगा, नहीं है तो बनाने की जरूरत नहीं है। ऐसा कोई कंपल्शन नहीं कि आपको वो बनाना ही है। तो आपके कंपलसरी है इसमें से 5 आपके कंपलसरी अकाउंट है और 2 आपके ऑप्शनल है। डिपेंड्स करता है कि क्वेश्चन में है या नहीं। बात समझ में? इसमें किसी को डाउट है? एवरीवन क्लियर? गुड। आज के लिए इतना ही बहुत